कैसा लगेगा आपको यदि आपको पता चले कि आपकी फेवरेट कार फॉर्च्यूनर जिसके लिए आप 49 लाख रुपीस लगा रहे हो, उसमें से 53% मतलब कि 26 लाख रुपीस सीधा सीधा सरकार के पास जा रहे हैं। हमारे देश की आबादी जो कि 141.3 करोड़ लोगों की है, उसमें से सिर्फ 8% लोगों के पास ही क्यों कार होती है? क्या दूसरे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? मतलब कि हर 12 घरों में से सिर्फ एक ही पर्सन अपने पास कार क्यों रखता है? क्यों कार इतनी ज़्यादा महंगी होगी क्या? अभी रिसेंटली भारत की टॉप ऑटोमेकर कंपनी टोयोटा ने सरकार को ब्लेम किया कि आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हो, जिसकी वजह से लोगों के लिए कार खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि मान ले एक पल के लिए कि सरकार चलो टैक्सेस लेना बंद कर देती है, तो उसका असर हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ने वाला है? लास्टली, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर रहे हैं, सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि आपके पास आ गए बहुत सारे पैसे। आपने सोचा चलो यार इतने पैसे आ गए हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदते हैं, इतनी ज़्यादा चल रही है और मैं जो खरीदूंगा ना वो ये वाला वेरिएंट खरीदता हूँ जिसका प्राइस 49 लाख का है। अब एक पल के लिए रुको, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ केबीसी की तरह, 3 ऑप्शंस देने वाली हूँ। आप मुझे ये बताइए कि 49 लाख में से कितने पैसे सरकार के पास जाएंगे? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 5 लाख और ऑप्शन सी है 26 लाख। 5 सेकेंड्स का टाइम दिया है, जो भी आपको जवाब लगता है कमेंट्स में बता देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 लाख। ये बिल्कुल सच है। कैसे है, कहाँ से ये नंबर आया, अब हम जानते हैं एक्सेल शीट में। सबसे पहले आप फॉर्च्यूनर का वो वाला मॉडल ले रहे हो जिसका प्राइस है ऑन रोड 49,21,000। अब हम क्या देखते हैं उसके अलावा कि गाड़ी का एक शोरूम प्राइस कितना है, वो है 41,22,000 रुपीज़। यदि मैं आपको बोलूँ कि जिस प्राइस पर पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चर करके कंपनी ने भेजी थी वो 41,22,000 रुपीज़ है नहीं, उसमें भी सरकार ने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा लगा के ये प्राइस कर दिया है 41,22,000। फिर एक्चुअल प्राइस कितना था, सवाल तो आता है ना। तो इसके लिए हम एक्स शोरूम प्राइस को 3 टुकड़ों में बांटेंगे। पहला है बेस प्राइस जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके कार रेडी की थी। दूसरा, सरकार ने लगा दी जीएसटी। सरकार ने बोला आपकी गाड़ी लंबी है छोटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीधा 28% की जीएसटी चाहिए। तीसरा, सेस। सरकार बोल रही है थोड़ा सा पैसा दे रहे हो तो मिठाई के फॉर्म में और दे दो। सेस जो कि होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़कर बेस प्राइस, जीएसटी एंड सेस, उसके बाद बनता है एक्स शोरूम प्राइस। अब हम समझते हैं कि ये कहाँ पर आया। अब 41,22,000 रुपीज़ आया, वो कैसे है? सबसे पहले बेस प्राइस जिससे पूरी गाड़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर दी थी वो है 20,61,000। उसके बाद सरकार ने लगा दी 28% की जीएसटी। इन दोनों को ऐड कर दो आप, जो कि होता है 11,54,000। तो ये हमने जीएसटी के फॉर्म में दे दिया। तीसरा, सेस। सेस में पूरी गेम ही बदल जाती है। वो क्यों? अब जो हम फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं उस कार की लेंथ कितनी है? 4 मीटर से ज़्यादा। कार का जो इंजन साइज़ है वो 1500 सीसी से ज़्यादा का है। तीसरा, ये डीजल मॉडल है। चौथा, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब ज़मीन से लेकर बेस तक की जो हाइट है वो 170 mm या उससे ज़्यादा की है। जो कंडीशंस ये चारों फुलफिल कर रहा है वो इस लाइन से मैच कर रही है, इसलिए सेस हमें देना होगा 22% का, जो कि होता है 9,06,840 रुपीज़। अब यदि आप बेस प्राइस से लेकर यहाँ तक सम कर दोगे तो वो बन जाएगा एक्स शोरूम प्राइस। अब यहीं पर सारे टैक्सेस रुकते नहीं हैं। अब आपने गाड़ी तो खरीद ली, सड़क पर भी तो चलानी है, उसकी आरसी होगी, नंबर प्लेट होगी, तो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पड़ेंगे आपको 5,25,000 रुपीज़। अब सरकार ने बोला इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, बुखड़ो 1% और दे दो, इसलिए एक्स शोरूम प्राइस का आपको 1% सरकार को एज अ TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 41,220 रुपीज़। इसलिए यदि अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल सम कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा गवर्नमेंट की अर्निंग, जो कि होता है 26,27,800 रुपीज़। मतलब कि जो आपने ये 49 लाख रुपीज़ पे किया ना, उसमें से 53% सीधा सीधा सरकार के पास जाएगा।
आई नो हजम नहीं हो रहा, बट दिस इज़ अ रियलिटी। जो मैंने यहाँ पर फिगर्स लिए हैं ये मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं, जैसे कार देखो, कार वाले एंड सो ऑन। अब उसके बाद अलग अलग चार्जेस आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, फास्टैग, एक्सेसरी, उन सभी को मिलाकर एक ऑन रोड प्राइस गाड़ी का बनता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी के बारे में। मतलब यार इतने पैसे थोड़ी ना कि हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाटा नेक्सॉन का वो वाला मॉडल लिया है जिसका ऑन रोड प्राइस है 16,74,000। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, एक्स शोरूम प्राइस, जो कि है 14,24,000। अब हमें पता है कि एक्स शोरूम प्राइस रियल प्राइस तो नहीं है, उसमें कई चीज़ें ऐड हैं। सबसे पहले क्या होगा, बेस प्राइस, जिसके ऊपर कंपनी ने पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चर की है, जो कि है 9,83,000। फिर उसके बाद जीएसटी आ जाती है 28%, जो कि इतने हैं। उसके बाद सेस। अब आप नोटिस करोगे कि हमने फॉर्च्यूनर के केस में जो सेस पे किया था वो था 22%। यदि हम टाटा नेक्सॉन की बात करें, यहाँ पर तो 3% का सेस है। इतना फ़र्क क्यों? तो उसके लिए दो डिफरेंसेस हैं दोनों में। सबसे पहले फॉर्च्यूनर का जो इंजन साइज़ है वो 1500 सीसी से ज़्यादा का है, यदि हम टाटा नेक्सॉन की बात करें वो कम है। दूसरा, फॉर्च्यूनर की जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा की है, टाटा नेक्सॉन की 4 मीटर से कम की है। तो इसलिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग टाटा नेक्सॉन पर जो सेस लगेगा वो होगा 3%, जो कि होता है 42,747 रुपीज़। तो यदि आप इन चारों को सम कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स शोरूम प्राइस, जो कि होता है 14,24,900 रुपीज़। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाएंगे, टीसीएस तो ऑब्वियस आएगा क्योंकि सरकार ने बोला है कि यदि आपका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ज़्यादा का होता है तो उसके ऊपर आपको 1% एज अ गिफ्ट हमें पैसे देने होंगे, जो कि होता है 14,249 रुपीज़। अब यदि आप यहाँ से लेकर इसको सम कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास गवर्नमेंट की अर्निंग, जो कि होती है 6,42,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि जो आप प्राइस पे कर रहे हो 16,74,000, उसमें से 6 लाख रुपीज़ सीधा सीधा सरकार के पास जाएंगे, जो कि होता है 38%। अब उसके बाद अलग चार्जेस आते हैं, जैसे इंश्योरेंस, हाइपोथेटिशियन चार्जेस, उसके अलावा एक्सेसरी, फास्टैग एंड सो ऑन। इन सभी को मिला के हमारी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बनता है। आई होप इससे आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें निकालना है कि हमारी सरकार कितनी अर्निंग करती है। अब एक पल के लिए सोचकर देखिए कि सरकार जो है वो कंपनी से टैक्सेस लेना बंद कर देती है, जैसे कि रोड टैक्स। अब सोचिए कि रोड टैक्स से होता क्या है। रोड टैक्स के इस्तेमाल से सरकार बनाती है रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, रोड साइंस और हाईवेज। अब यदि सरकार के पास रोड टैक्स नहीं मिलेगा तो ना ही अच्छे सड़कें बनेंगी, ना ही हाईवेज बनेंगे और ना ही उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो उससे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए रोड टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि फिर इसके सोल्यूशन क्या होंगे, क्योंकि सरकार यदि जीएसटी ले रही है, टीसीएस लेती है, ग्रीन सेस लेती है, फिर उसके ऊपर सेस भी लेती है, तो उसकी वजह से कार का प्राइस बढ़ जाता है और वो लोगों के बजट से बाहर चली जाती है। दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप की प्रॉब्लम चल रही है। तीसरा, जो रॉ मटेरियल्स जिससे कार बनती है वो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज पर पड़ता है। वहीं पर दूसरी ओर सरकार भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि यदि उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो हमारे देश में डेवलपमेंट्स कहाँ से करेंगी। तो इसके 3 सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुरानी कार्स खरीदते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं, उसका इम्पैक्ट कंपनीज की नई कार्स की सेल पर पड़ता है। इसलिए सरकार ने एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है। उसके हिसाब से यदि किसी पर्सन के पास 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी कार है तो उसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा, उसका फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। यदि फिटनेस टेस्ट के बाद वो कार सही काम करती है तो वो उस गाड़ी को आप चला सकते हो, बट उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगा दिए सरकार ने, ताकि आप पुरानी कार्स को छोड़कर नई कार्स को प्रेफर करो, जिसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज पर पड़े और उनकी कार्स की सेल्स बढ़े। यदि आप स्क्रैपेज पॉलिसी को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो की है, जिसका लिंक आपको आई-टिप पे मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। दूसरा सोल्यूशन ये है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिससे जो पोल्यूशन होता था, जैसे सरकार का मोटिव है कि 2030 तक बिल्कुल कार्बन एमिशन हमारा देश बनाना है, इसलिए सरकार चाहती है कि हम कम से कम पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स यूज़ करें। इसलिए सरकार ने ग्रीन सेस लगाया, ताकि लोग सोचें कि यदि हमें ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे तो हमारे ऊपर ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जिस पर जीएसटी अभी सरकार ने कम रखी हुई है, 5% या फिर उससे भी कम, और वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती है।
तीसरा सोल्यूशन सरकार ने दिया है कि जो भी कंपनीज अपनी पेरेंट कंपनीज को पैसे भेजती है ना, सबसे पहले उसको कम करें। जैसे कि मारुति सुजुकी ने अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी को अपने रेवेन्यू का 5% कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि होता है 3820 करोड़ रुपीस। सिमिलरली टोयोटा कंपनी ने अपने रेवेन्यू का 3.4% हिस्सा दिया। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको इतने पैसे भेजने चाहिए और इतने नहीं भेजने चाहिए, हम आपको ये बता रहे हैं, सरकार का कहना है कि यदि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड चल रहा था, उस टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनीज की सेल्स गिरी थी। सिमिलरली जब सेमीकंडक्टर चिप की प्रॉब्लम चल रही थी, तब सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। इसलिए ऐसे पॉइंट पर पहले आपको अपने बिजनेस को जहां पर आप हो वहां पर स्टेबल करना चाहिए और उसको ग्रो करवाना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी पेरेंट कंपनीज को भेज सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि उसके अलावा और कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि जो भी मैंने आज इस वीडियो में सोर्सेज कहाँ से उठाए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि टाटा कंपनीज ने कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है अपनी कंपनीज को ग्रो करने के लिए, तो उस वीडियो का लिंक आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा, जरूर देख लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।